नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज करियर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज करियर में आज बात करेंगे इंजीनियरिंग में कैसे बनाए भविष्य, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान रूपाली बजाज जी इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर और काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है रूपाली जी आपका। रूपाली जी, क्योंकि आप ट्रेनर और काउंसलर हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके पास काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बेसिक टिप्स आप हमारे कार्यक्रम के जरिए उन बच्चों को क्या देना चाहेंगे? जी थैंक यू मुशरा। और जी हाँ, ये आज के जो हमारे पास में बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस है बहुत सारे हैं, और इन बहुत सारे करियर ऑप्शंस में से उनके लिए चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है और काफ़ी थ्रिलिंग भी है। बच्चे जो हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं तो जो लोग वाकई में जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो 4 साल होते हैं जिसको हम बोलते हैं 9, 10, 11, 12, मतलब अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें आवर्स में, तो ये आवर्स में डिवाइड करने के बाद भी हम अगर देखेंगे, अगर उन्होंने 1 घंटा भी अपना कहीं और दे दिया तो शायद वो टाइम कम पड़ जाता है। मतलब उनको इतना कट टू कट टाइम मैनेजमेंट करना होता है 9, 10, 11, 12 से। 8th स्टैंडर्ड से भी कुछ बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ 6, 7 से भी कर देते हैं। बट लेकिन हम ये कहें, अगर जो सही मायनों में पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि उनके जो मैथमेटिक्स है या फिर उनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है जो तैयारी करनी होती है, जिसके कि बेसिक जो सिलेबस में कंटेंट आता है वो 9 से आता है। तो 9, 10, 11, 12 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल कट टू कट रहता है उनके पास में, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो वेस्ट करें। तो इसलिए उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको टाइम मैनेज करना होता है और वहाँ तैयारी करनी होती है जहाँ पर वो अपना 1-1 मिनट डिवाइड करें। और उसके बाद में कोचिंग भी तो करेंगे ही, बच्चे कोचिंग करते भी हैं। उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम मिलता है वो बहुत कम होता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए उनको टाइम ज़रूर अपना मैनेज करना होता है। तो जेई एडवांस तो मतलब खैर सीट्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चों का हम ये कहें कि मेंस में क्लियर हो जाता है और एडवांस में नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, उसमें जो लोग मेंस तक भी पहुंचते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं अपने करियर में। तो करियर ऑप्शंस की या करियर काउंसलिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे पास में अगर 98 परसेंटाइल के ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग कैटेगराइजेशन है, 88 to 98 परसेंटाइल के लिए अलग है, और उसके बाद 88 से नीचे वालों के लिए अलग है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जिसमें अभी जो काफ़ी सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम देखें तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे करियर 360 है, उसके बाद में शिक्षा.com है। ये बहुत सारे ऐसे बताते हैं हमें कि कौन से हमें कॉलेजेस चूज करने चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास एक जोसा है, दैट इज जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी। वो भी एक काउंसलिंग के लिए जो है हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसकी मदद से बच्चे जो हैं वो अपने अवेलेबल जो भी उनके पास एनआईटीज होते हैं, आईआईटीज के बाद में जो एनआईटीज हैं या स्टेट लेवल के जो भी उनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो उसमें ज़रूर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारी ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं, बट जनरली आजकल का जो ट्रेंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, ये 2 में काफ़ी रुचि रखते हैं बच्चे, क्योंकि नेचुरली आज पूरा ज़माना जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है। तो नेचुरली कंप्यूटर साइंस उनको बहुत हेल्प करता है और वो सब चूज़ करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको जो है वो अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाते, आईआईटीज एनआईटीज नहीं मिलते, पर उनको ब्रांच की बहुत ज़्यादा एक तीव्रता होती है कि हम जाएं, उसी इंटरेस्ट होता है कि हम उसी ब्रांच में जाएं। तो उसके लिए मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर आप 2 चीज़ को हमेशा मन में रखें, या तो आप कॉलेज का अपने ऊपर एक वो लेके चले कि हमें अच्छा कॉलेज ही चाहिए और उसी तरह से हमें क्रैक करना, और ब्रांच में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और अगर ब्रांच में नहीं कर सकते हैं तो फिर कॉलेज में। ये ऑप्शंस मतलब हमें रखने होते हैं, ऑप्शंस के बिना तो फिर हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं मिलती है वो उस तरह की स्ट्रीम या उस तरह की लाइन, तो वाकई में वो फिर बहुत डिप्रेस हो जाता है। रूपाली जी, मेंस और एडवांस
इन दोनों की तैयारियां किस तरीके से होती हैं, दोनों में अंतर क्या है और कितना पैटर्न अलग है इनकी तैयारियों में? देखिए, एडवांस और मेंस की तैयारी साथ साथ ही चलती है, सभी लोग एक साथ ही करवाते हैं। जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं वो डिफ़र हो जाते हैं और इसमें जो है थोड़ा और प्रैक्टिकल या अप्रोच वाले, जिसको हम बोलते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम लेवल जो होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का या आंसर देने का वो बदल जाता है। और इसीलिए ये थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हमें यूज़ करके हमें उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये ही एक बेसिक उसमें वो रहता है। बाकी जेई क्रैक करना तो अपने आप में ही एक चैलेंज है। पूरी वर्ल्ड में जो है हम कहेंगे कि हमारे यहाँ की एग्ज़ाम्स जो हैं वो ये वाली एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ़ है और इसमें हम देख रहे हैं, मतलब हम सभी रोज़ ही, आप लोग भी, सभी बच्चे भी देख रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग क्लासेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, बच्चे करते हैं, सभी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उसको क्रैक करें और आगे बढ़ें। जी रूपाली जी, क्योंकि आप काउंसलर भी हैं, करियर काउंसलिंग में अगर हम बात इंजीनियरिंग की कर रहे हैं तो कैसे कैसे और काउंसलिंग के तरीके हैं, कैसे कैसे तैयारियों के और तरीके हैं? देखिए, जेई और जेई क्रैक करने के अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो मतलब पहला तो आईआईटीज अगर उनका निकल जाता है बच्चों का तो वो तो मतलब वेल डन जिसको हम कहते हैं बच्चों का रहता है। उसके बाद में हमारे पास एनआईटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब एनआईटी के ऑप्शंस में ये होता है कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ एनआईटीज नहीं प्रेफर करते हैं जो नए खुले हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप ब्रांच को लेकर अगर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं तो आप फिर वो एनआईटीज चूज़ कर सकते हैं। कुछ कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे नॉर्थ के बच्चे वो साउथ में जाते हैं तो उन्हें वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम रोज़ देखते हैं बच्चों को, मतलब खाने पीने से लेके अपने आप को एडजस्ट करने से लेके आने जाने, मतलब सब कुछ जो है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें भी कई बार बच्चे जो है वो क्विट कर जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जो काउंसलिंग हमारा जो काम रहता है वो यही बताने का होता है, या हम ये जो है बच्चों का टेस्ट करते, थोड़ा सा उनको देखते हैं कि वो एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, तो बच्चे अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम जाता है। तो फिर से इसीलिए हम ये सब बातों को बिल्कुल ना छोड़ें। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्स और ये कॉलेजेस लेने का जो मतलब उद्देश्य होता है वो बहुत बचपन से ही बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे खुद भी देखते हैं। बट इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना होता है कि ये उसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। कंटिन्यू करने के बाद उनका प्लेसमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और प्लेस होने के बाद भी वो उसको जो है वो अच्छी तरह से रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। ये सब बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज फिर जो आजकल हम देख रहे हैं वो हॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है प्लेसमेंट्स में, या फिर बच्चे जो छोड़ देते हैं या वापस आ जाते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, ये हम मतलब रोज़ ही देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये थोड़ा सा रहता है एज अ काउंसलिंग में कि उसको कंटिन्यूटी की ओर ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं और करियर से जुड़ी या इंजीनियरिंग आप करने का सोच रहे हैं, इससे जुड़े कोई भी आपके सवाल मन में है तो उसे इस नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट रूपाली गांगुली जी से माफ़ कीजिए रूपाली बजाज जी से आप जान सकते हैं। तो रूपाली जी, मेरा सवाल था कि सिंपल एजुकेशन के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लेकिन फॉरेन एजुकेशन को लेकर के भी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं इसके बारे में जानना, क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरे कंट्री में जाकर के भी वो बहुत अच्छे ऑप्शंस चुने और अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, फॉरेन एजुकेशन की जहाँ तक बात है वो आती है जब ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी मेन आईआईटीज़, एनआईटीज़ या स्टेट लेवल के बहुत अच्छे कॉलेजेस में जब उनका एडमिशन हो जाता है, वो अपने 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं इंजीनियरिंग के, या 5 साल जो भी रहता है कोर्स, उसके बाद में फॉरेन एजुकेशन के लिए वो ज़रूर करते हैं। तो फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग भी हमारे यहाँ है, और हम इसमें बच्चों को यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेकर और उनकी जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करना, या फिर उनका कोई सर्टिफिकेशन कराना, वीज़ा,
और उसमें जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें हेल्प करते हैं, काउंसिल करते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं, दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे भी फॉरेन एजुकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, एमएस करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या जो भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए उनको पूरी जानकारी मिलती है। और मतलब ये जो सेशंस होते हैं इसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स रहते हैं जो बहुत सारे बच्चों को, अब तक समझ लीजिए आप पूरे इंडिया में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल कर चुके हैं। तो वो उस तरह से उनको काउंसलिंग मिलती है जहाँ पे उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं होती, और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि वही मैंने बताया कि कोर्सेज इतने सारे हैं, कॉम्बिनेशंस इतने सारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ इतनी हैं। तो अगर हम एक जर्मनी में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं या एक दुबई में कर रहे हैं, तो और दोनों के कोर्सेज सेम है, तो हमें कौन सा करना है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इससे रिलेटेड भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं कि कैसे जो है आपका फिर से वही बैकग्राउंड चेक करना, पेरेंट्स से मिलना, उनसे बात करना, बच्चे के एक एटीट्यूड को समझना, उसकी एक लाइकिंग को समझना, और उसके बाद में उसके आगे के क्या फ्यूचर उसके प्लान्स है उसको समझना। ये सब सारी चीज़ें समझने के बाद ही उनको काउंसलिंग दी जाती है। लेकिन रूपाली जी, बेहतर क्या है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे जो दर्शक जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन से जुड़ी तो उनकी क्वारीज खत्म हो गए होंगे, लेकिन क्या बेहतर है ये भी उनके मन में अक्सर सवाल उठता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेहतरी के लिए मैं उनसे ये कहूँगी कि जैसे एक पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। जब भी हम स्टडीज़ को लेके या जब भी हम अपने करियर से लेके एक पैटर्न हमें समझना चाहिए कि हम किस पैटर्न में फ्लो कर रहे हैं। तो अगर जैसे मैं अभी आज तो बात हमारी सिर्फ जेई को लेकर चल रही है, तो अगर हम देखें तो जेई के जो है फर्स्ट हमारा जो है आईआईटी टारगेट करना है। ऑफ कोर्स यू प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट, लेकिन हाँ, आप हमेशा उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि कभी हमारा नहीं होता तो ऑप्शंस जरूर रखें। मेरा ये हमेशा सब हर स्टूडेंट को कहना है कि ऑप्शन से क्या, एक मेंटल प्रिपरेशन रहती है। एकदम से हमें कोई चीज़ का हर्ट नहीं होता, एकदम से हमें धक्का नहीं लगता है, और हमारे पास में तुरंत ही हमारे पास में एक हमारा इंटरेस्ट बना रहता है कि हम दूसरे ऑप्शन की तरफ तुरंत जाएं और उसको ग्रैब करें। तो एक ये रहता है। उसके बाद में हमारे एनआईटीज़ हैं, जैसे मैंने परसेंटाइल का अभी आपको कैटेगराइजेशन बताया, तो उसमें हमारे पास ढेर सारे एनआईटीज़ अवेलेबल है, और उसके बाद में हमारे पास में जो अवेलेबल है वो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं। तो स्टेट लेवल के कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो पूरे हमारे पूरे स्टेट्स में हम देख लें, और सबकी अपनी एग्जाम्स भी होती हैं। जैसे महाराष्ट्र की अपनी एग्जाम है, या फिर आसाम की अलग है, या फिर वेस्ट बंगाल की अलग है, कर्नाटक की अलग, सबकी अपनी अपनी स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एग्जाम है, मध्य प्रदेश की भी है। तो ये उसमें ज़रूर उसको भी मतलब उसमें भी अटेम्प्ट करें, ताकि हमारे पास में वो ऑप्शन भी एक बना रहे। स्टेट लेवल के अलावा फिर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, जैसे हम नाम ना लें, लेकिन प्राइवेट ढेर सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। कई बार इसमें फीस को लेकर जो है स्टूडेंट्स अपने आप को इतना फिट नहीं बता पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो उसके लिए भी हमारे पास में अवेलेबिलिटी होती है कि हम उसको भी, तो मैं बच्चों आपके पास लौटूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, सवाल पूछिए। मेरा मैम से सवाल ये था कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में एमपी में क्या स्कोप है? जी हाँ, रोबोटिक्स जो है ब्रांच काफ़ी अभी बहुत आगे चल रही है, और रोबोटिक्स से रिलेटेड हमारे पास में वैसे तो हम देखेंगे तो अगर आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में अवेलेबल है, बट यस भोपाल में हमारे पास में मैनेट में है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसमें में हम रोबोटिक्स ब्रांच अब स्टार्ट हो गई हैं, और हम उनमें अपना करियर बना सकते हैं। तो हमारे पास रोबोटिक्स की जानकारी आपको पूरी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा भी जैसे ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैंने आपको बताया इंदौर बहुत हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, आईआईटी भी वहीं है, आईएम भी वहीं है, और सारे जितने भी मेन हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो भी वहाँ पर काफ़ी सारी हैं। भोपाल में भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है आईटी हब, क्योंकि अभी मैंने आईटी हब को काफ़ी करीब से देखा, तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आपके पास में अवेलेबिलिटी काफ़ी है। यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ करा रही हैं, और उनको हम चेक कर सकते हैं। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और रूपाली जी, जैसा कि आप तैयारी को लेकर के कह रही थी, चलिए रोकना चाहूँगी। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं,
रितेश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। रूपाली मैम से मेरा एक सवाल था मैडम, सिविल में कितना स्कोप है इंजीनियरिंग में? जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सिविल में बहुत अच्छा स्कोप है आजकल। हम ये देख रहे थे अभी थोड़े दिन पहले तक भी, अभी 3-4 साल पहले की बात है, हमारे पास में स्टूडेंट्स थे जो सिविल में अपना कर चुके थे इंजीनियरिंग, और फिर वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि आगे करना है। तो आजकल जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चला है वो बहुत ही मतलब उसका बहुत प्रोग्रेसिव है, वो बहुत बढ़िया कोर्स है, उसमें आप जा सकते हैं। और सिविल से रिलेटेड जो है, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया हर चीज़ आपको कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो आप उसमें आपका करियर बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और उसमें आप बहुत मतलब ग्लोबल लेवल पे भी आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही आजकल जितनी भी बड़ी मल्टीज़ हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, अब तो सब कुछ आप देख रहे हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे हो गया है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि करियर हमारा नहीं बन सकता। दे हैव सुपर्ब करियर, बहुत बढ़िया करियर है उनका। और कोई सवाल आपका नितेश जी? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूपाली जी, अगला मेरा सवाल आपसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट हताश ना होकर के अगली बार अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी एग्जाम्स के लिए कैसे करें? बिल्कुल मुशरा, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जो बच्चों का एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है वो वाकई में उनके लिए एक चलिए, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, अरविंद जी आपका सवाल पूछिए। बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल ये है कि मैंने 10+2 मैथ से किया है, लेकिन मैं डिप्लोमा करूं या बीटेक करूं, मैं कंफ्यूज हूं। आपने 10+2 किया है तो आपके जो मार्क्स आपके पास हैं, देखिए आपके पास में चॉइसेस हैं कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है या नहीं दी है। तो अगर आपने जी नहीं दी अब तक नहीं दी है जी, ओके, अगर आपने नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो है इसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए बढ़ सकते हैं आगे। जैसा आप जानते हैं कि आजकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आपको एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरी राय में कि आप ये साल के लिए आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें जो 1 साल के होते हैं, और साथ साथ में अपनी तैयारी भी शुरू करें, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए। भले ही आपके जो भी मार्क्स हों उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। डिप्लोमा का बहुत स्कोप है। डिप्लोमा में आजकल क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमा के थ्रू जो है 100% प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, तो आप डिप्लोमा बिल्कुल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसमें आपको लाइन चूज करके और अपनी पसंद के, अपने लाइकिंग के हिसाब से आप जो है अपना पॉलिटेक्निक चूज कर सकते हैं और एडमिशन। रूपाली जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज कुमारी जी, बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। मेरा नाम सरोज कुमारी जी है। मेरे बच्ची ने अभी 12th पास किया है, तो मैं मैडम से ये जानना चाहती हूँ क्या स्कोप है, अगर मैं इसमें आगे इस पे कराऊँ तो क्या है, आगे क्या करियर बना सकती है? 12th के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। वो कॉमर्स में भी जा सकती हैं, वो मैनेजमेंट में भी जा सकती हैं, वो इंजीनियरिंग में भी जा सकती हैं। हमारे पास में ढेर सारे ऑप्शंस हो सकते हैं 12th के बाद। अगर उनको हमें थोड़ा सा करीब से समझना होगा कि कैसे उनकी क्या लाइकिंग है, क्योंकि अभी अगर उन्होंने 12th किया और उनके पास में कुछ भी नहीं है अगर माइंड में, तब तो फिर बहुत जानने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो 12th तक बिल्कुल नहीं समझ पाते। पर एक आम बच्चा जो है 12th तक अपने करियर को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहता है और उसको समझ में आता है मुझे आगे क्या करना है। तो अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं तो फिर से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनको अपने लिए इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो किसी, या फिर कोई स्टेट लेवल के लिए हो, बट वो तैयारी कर लें ताकि उनको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। और अगर वो इंजीनियरिंग में नहीं जा रहे हैं तो फिर डायरेक्ट हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कॉमर्स अगर वो जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये तो मेन शहर हैं, इनके कॉलेजेस में आसानी से उनको एडमिशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन द परसेंटेज। और उसमें जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि वो कॉमर्स की तरफ जाना चाह रही हैं या मैनेजमेंट में जाना चाह रही हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाह रही हैं, या फिर कोई डिज़ाइन से मतलब फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहती है। ये आपको थोड़ा सा उनसे बात करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा।
क्योंकि 12th के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए सरोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि रूपाली जी, मेरा सवाल आपसे था कि जो जिन बच्चों का एग्जाम एक बार में एग्जाम में सिलेक्शन हाँ। नहीं हुआ है, तो वो अगली बार तैयारी कितने बेहतर तरीके से जी करें? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि कुछ बच्चे बहुत उसमें जो है डिप्रेस हो जाते कि अब हम एक साल अपना क्यों फिर से हम लगाएं। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊं, ये हर बच्चे की एक टेंडेंसी होती है कि उस टेंडेंसी के ऊपर वो बच्चा जो है उसको हम जज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक साल नहीं ठहर पाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएंगे, वो अब उनमें वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा कि वो वापस से फिर से तैयारी करें, वो अलग ही समझ में आते हैं और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से उनको समझते हैं, तो उनको ड्रॉप ना दिलवाएं। माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जबलपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित। अंकित, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरा नाम अंकित है, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। बुझ जी मैम, मैंने 12th जो है मैम साइंस से किया है, तो मैं इसमें 75% बने हैं। तो मैम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, किस चीज में स्कोप है, क्या ब्रांच ली जाए? आपका मैथ साइंस रहा है, पीसीएम रहा है? अंकित, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है? अंकित से संपर्क टूट गया है। बहरहाल उनका सवाल यही था कि 12th पास आउट करने के बाद में वो अपना 12th पास करने के बाद में, अगर उनका सवाल जो मैं ठीक से समझ पा रही हूँ कि उन्होंने मैथ साइंस में किया है, तो उनके पास में ऑप्शंस हैं कि वो इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। वो उनके ऊपर उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो 4 साल अपने दे सकते हैं किसी कॉलेज में और फिर उसके बाद में उनका प्लेसमेंट हो। और प्लेसमेंट के लिए भी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस कॉलेज के प्लेसमेंट्स किस तरह के हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में 4 साल के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो अगर वो डिप्लोमा करके आगे जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, वो अपने आप बता सकेंगे कि कैसे उनको 1 साल या 2 साल अपने डिप्लोमा में देने हैं और फिर उसके बाद में उनको वहाँ से भी बहुत अच्छा करियर मिलेगा। तो इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप आराम से अपना 4 साल का डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। और आपकी ब्रांच जो है वो आपको इंटरेस्ट, देखिए कोर ब्रांचेस तो जो होती हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये तो होती हैं। तो इसमें आपको फिर से वही बात आएगी कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, जो आप कॉलेज से रिलेट करना चाहेंगे या कॉलेज आपको अच्छा मिल जाए और ब्रांच में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। तो ये अगेन आपको डिसीजन लेना है। आपके पास में वही एक बच्चों को मैं बताती हूँ बुशरा कि आप लोग अपनी एक तैयारी करिए, एक एक्सेल शीट बनाइए, सारे कॉलेजेस जो आपको अलॉट हुए हैं वो नाम लिखिए, कौन से आप एलिजिबल हैं कॉलेजेस के लिए, उनकी फ़ीस क्या है, उनके डिस्टेंस क्या है, पूरा एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें पूरा डेटा हो और उस डेटा को आप समझिए उसके बाद। और फिर उसके बाद अपनी फ़ीस देने की कैपेसिटी, अपने डिस्टेंस जाने की कैपेसिटी, हॉस्टल में रहने की अपनी कैपेसिटी, सब चीज़ों को देख के आप उसमें से एक डिसीजन ले सकते हैं और आप मदद भी ले सकते हैं काउंसलर्स के, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। रूपाली जी, क्योंकि समय की कमी है इसलिए इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की तैयारी करें, उनका पढ़ाई का पैटर्न क्या होना चाहिए, ज़रूरी टिप्स इससे जुड़े आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम जो पिछले वाले सवाल पे थे उसको पहले मैं जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग रीअपियर, जो लोग होना चाहते हैं उसमें, वो अपने आप की एक पर्सनैलिटी को समझे कि हाँ वो 1 साल ड्रॉप लेके आराम से ले सकते हैं उस चीज़ को और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल ड्रॉप लें, कोई बुराई नहीं, 1 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है ऐसा। और जब आप ड्रॉप लेते हैं तो फिर इन बातों का ध्यान रखें कि आप एक अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और उस एनवायरनमेंट में आप जो है वो उस तरह से मॉक एग्ज़ाम देने की तैयारी करें। मॉक एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल वो 3 घंटे के पैटर्न के हिसाब से बैठ गए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा और आपने घड़ी लगा के बैठे हैं, 3 घंटे के पहले आप वहाँ से नहीं उठेंगे और आप कोई भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपके कोचिंग में या आपके पेरेंट्स या आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने जो बताया है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि आप जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप ये मॉक इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो मतलब मॉक तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर हर आधे घंटे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। तो आप आधे घंटे कंटिन्यूस पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आधा घंटा पढ़िए। मतलब ये इतनी अच्छी
एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे पूर्ण 30 मिनट्स में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा, ध्यान रहेगा, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। कुछ बच्चे 45 मिनट्स तक कंटिन्यूस पढ़ लेते हैं, कुछ 1 घंटे तक, ये सब की कैपेसिटी होती है, लेकिन जनरली 40-45 मिनट्स में हर एक को एक छोटे ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। चलिए तो ये रूपाली हमारा जी, मानना बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। बहरहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।